हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज एक फेसबुक लाइव पे वीडियो पे कुछ बातें आपसे करूंगी जो हमारे देश में अभी परिस्थिति चल रही है कोरोना वायरस से रिलेटेड। उससे रिगार्डिंग अगर आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं जहां तक पॉसिबल होगा जो जवाब मुझे आते हैं या जो जितनी मेरी समझ है उनकी जवाब देने की कोशिश करूंगी। लगातार टीवी पर न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि पुलिस अपना काम करने के लिए रास्तों पर खड़ी है, अपना काम कर रही है और बहुत सी परेशानियां भी फेस कर रही है। जैसे कि कल एक वीडियो यहाँ वेस्ट बंगाल में वायरल हुआ एक लेडी का जो पुलिस के साथ ऑलमोस्ट जिसने बहुत बदतमीज़ी की, हाथापाई करने पर उतारू हो गई। चीख चीख कर वो चिल्ला रही थी और कह रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में मुझे दवाई की दरकार है तो क्या कौन देगा, क्या आप लोग देंगे, क्या आप मेरे लिए लाएंगे। और उसने कुछ खून के धब्बे भी पुलिस की यूनिफॉर्म पे लगा दिए, उनके साथ बदतमीज़ी की, गाली गलौज किया। तो देखिए, कहने वाली बात ये है और देखने वाली और समझने वाली बात भी ये है कि वो महिला अकेली नहीं थी, उनके साथ कोई उनका एक फ्रेंड भी था, ड्राइवर भी थे। तो मेरा कहना ये है कि इमरजेंसी किसे कहते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन वो होती है जहां आपके पास कोई भी नहीं है और आपके पास कोई उपाय नहीं बचा और आपको घर से निकलना ही पड़ा बिकॉज वो दवाई इतनी ज़रूरी थी कि उसके बिना आप नहीं रह सकते थे घर में और आपको बाहर निकलना ही पड़ा। मगर कल के उस वाक़ये में हमने देखा कि सिचुएशन ऐसी नहीं थी। अगर इतनी सिचुएशन ऐसी नहीं थी और उसके फ्रेंड उसके साथ थे और उसको इमीडिएटली कोई दवाई की दरकार थी तो उसका एक फ्रेंड जा करके भी दवाई ला सकता था। उसके लिए उसे तैयार होकर के इस तरह से रास्ते पर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये कोई पिकनिक टाइम नहीं चल रहा था। तो यही बात जो है मैं बार बार कह रही हूँ, हमारे देश में सभी लोग इसे बार बार दोहरा रहे हैं कि क्यों समझ नहीं रहे हम। क्या ये ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए सब कुछ जब बर्बाद हो जाए उसके बाद अफसोस करके समझा जाए? ऐसी क्या ज़रूरत थी उसे? और उसके बाद वो चिल्ला रही है किस पर? जो लोग हमारे लिए ही रास्तों पर खड़े हैं, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घर परिवार की नहीं सोच रहे। अरे उनको ये भी तो चिंता है कि उनसे शायद उनका परिवार भी इन्फेक्टेड हो सकता है, मगर फिर भी वो अपनी ड्यूटी किए जा रहे हैं। और ऐसे में हम उनका साथ देने की बजाय उनसे बदतमीजियां कर रहे हैं, उनसे जुबान लड़ा रहे हैं। अगर और ये भी एक औरत ऐसा जो पढ़ी लिखी लग रही थी कि वो थोड़ा बहुत एजुकेशन उनको था, उसके बाद वो ये कर रही है, तो जो हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें? जब पढ़े लिखे लोग ही इस तरह से करेंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? ये एक इंसिडेंट था। दूसरा और एक इंसिडेंट था जहां पर देख रहे हैं कि जो लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं वो लोग जो हैं वो अस्पताल जाना नहीं चाह रहे, इस बीमारी को छिपाना चाह रहे हैं, बस से उतर नहीं रहे। एक महिला का आज बंगाल का एपिसोड है कि वो बस से नहीं उतरना चाह रही थी। तो मेरा कहना ये है कि ये बीमारी जो है ये एक जानलेवा बीमारी है, इस बात को समझिए। और सिर्फ आपकी नहीं, आपके लिए दूसरों की जान भी जाएगी। तो इस बात की अहमियत को समझिए कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके पास हैं, आप उनको मौत के मुंह में किस तरह ढकेल सकते हैं। आप अपनी जान की परवाह ना करें, समझ में आता है, मगर दूसरों की जान की परवाह ना करने का कोई अधिकार आपको नहीं है। और अगर आप इसके इलाज को छुपाने की कोशिश करेंगे, इस समस्या को छुपाने की कोशिश करेंगे, तो ना जाने कितने ही लोग जो आपके आसपास है वो इन्फेक्टेड होंगे। इस बात को समझने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ समाज के जो बाकी के लोग हैं उनको ये भी समझना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है और अगर ये बीमारी किसी को होती है तो हमें उनको नीची नज़रों से नहीं देखना चाहिए। बीमारी का इलाज करने की कोशिश हो रही है और आज हमारे पास जितने भी विकल्प अवेलेबल है उसके थ्रू ही उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। उन्हें कोशिश करके ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ऐसा भी मत करिए कि अगर किसी के साथ ऐसा हो गया तो आप ये सोचे कि मुझे किसी भी तरह का उससे कोई संपर्क नहीं रखना, मुझे किसी भी तरह की उनकी कोई हेल्प नहीं करनी। मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हेल्प जो है वो किसी को छू करके ही की जाए, मगर अपनी तरफ से हम जितना कर सकते हैं किसी के लिए, चाहे वो घर बैठे ही हो, चाहे वो किसी को इन्फॉर्मेशन देना ही हो, चाहे वो लोगों में इस बीमारी को लेकर के ज्ञान फैलाना ही हो, उनको ये बताना ही हो कि ये बीमारी क्या है, इससे कैसे बचे जा सकता है या क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। जो भी थोड़ी कोशिश हो अपनी तरफ से हमें करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए।
लोग हाथ जोड़ जोड़ कर विनती कर रहे हैं कि प्लीज ये जानलेवा है, समझिए कि ये जानलेवा है। क्यों 21 दिन का लॉकडाउन, क्यों दरकार हो गई कि आज पूरे देश को बंद किया गया? क्योंकि ये बीमारी जो है एक चेन की तरफ फैल रही है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से 3,000, 3,000 से 13,000। और हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज नहीं हैं, इस तरह की मेडिकल व्यवस्था नहीं है कि जब ये बीमारी पूरी तरह से हमें घेर ले तो हम उससे बच करके निकल सकें। ये बात हमें समझनी होगी कि हमारा हेल्थ सेक्टर जितना भी अच्छा है मगर इतना अच्छा नहीं है कि हम इसको झेल सकें। जब इटली जैसे देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो आप सोचिए कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्रीज है जहां पर हेल्थ ट्रीटमेंट जो है दुनिया भर से लोग वहां कराने जाते थे। तो जब वैसे देशों ने अपने हाथ खड़ा कर दिए तब आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया के पास उस तरह की हेल्थ सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं है। इसीलिए हमारे पास एक और एकमात्र हथियार है कि हम उससे बचने की कोशिश करें, उसे प्रिवेंशन करने की कोशिश करें, क्योंकि इस पर काम हो रहा है, दवाइयों पर काम हो रहा है, मगर वो जब होगा तब होगा। इसीलिए ये फिर से मेरा निवेदन है कि इस 21 दिन के लॉकडाउन को बहुत सीरियसली लीजिए। कुछ पढ़े लिखे लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि गरीबों के बारे में कौन सोचेगा, रोज के जो मजदूर थे कमाने वाले उनके बारे में कौन सोचेगा, उनका घर कौन चलाएगा, वो तो भूखे मर जाएंगे अगर काम नहीं करेंगे। तो मेरा ये भी कहना है कि 21 दिन का ये जो पीरियड है इसमें जब बड़े से बड़ी कंपनियां बंद हो गई, होटल्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, कंस्ट्रक्शन कंपनी साइट सब बंद हो गए, तो अगर ये गरीब लोग जो हैं ये करेंगे तो काम कहाँ जा करके करेंगे? तो जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि उनका डेली का काम बंद हो गया, तो आप ये भी तो सोचिए कि काम बंद हो गया तो अब अगर ये घर से बाहर निकलेंगे तो जाकर करेंगे क्या? इससे अच्छा ये है कि वो अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें और उनके डेली के जो जरूरतें हैं उनको देखने के लिए मिनिस्टर जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने तो कल ही हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इन्होंने 1.7 लाख करोड़ की जो घोषणा की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, वो इसी तरह के ये जो कोरोना वायरस का जो डिस्ट्रेस फैला है, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और डिजास्टर हो रहा है, उसको हैंडल करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के भीतर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने कल कही है, जिसमें से रुपीज 50 लाख जो है उस तक का कवरेज या इंश्योरेंस जो है वो सैनिटेशन सेक्टर, डॉक्टर्स, नर्सेज या जो हमारे आशा वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए अनाउंस किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो एडिशनल चावल जो है वो अगले 3 महीनों तक उन लोगों को दिए जाएंगे जो इसके अंदर पड़ते हैं, और जो उन्हें ऑलरेडी राशन मिल रहा था सरकार की तरफ से उसके ऊपर से एडिशनल 5 किलो राशन जो है सरकार ने अगले 3 महीनों तक के लिए अनाउंस किया है। और उसके साथ साथ 1 किलो दाल अगले 3 महीनों के लिए लगातार जो लोग इसमें बीपीएल में पड़ते हैं या उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसका अनाउंसमेंट हुआ है। तो जो लोग कह रहे थे कि ये गरीब भूखे मर जाएंगे, इनका क्या होगा, उनके लिए ही सरकार ने सोच करके ये कदम उठाया है। तो प्लीज सरकार की इज्जत करिए, सरकार आपके लिए सोच रही है, आपके लिए इस दुख के वक्त में खड़ी है। जो हमारे किसान बहन भाई हैं उनके लिए इस एक स्कीम जो है किसान सम्मान निधि, उसमें 6,000 रुपये जो एनुअली देते हैं उसमें उसके तहत 2,000 रुपये जो है उनके अकाउंट में अप्रैल में डेबिट कर दिए जाएंगे। तो इससे 8 करोड़ 60 लाख किसान जो हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। जो हमारे डेली वेज वर्कर्स है मनरेगा की स्कीम के अंदर जो पढ़ते हैं, सरकार की जो स्कीम है मनरेगा उसके अंदर जो पढ़ते हैं, उसमें 5 करोड़ ऐसे डेली वेज वर्कर्स को प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनकी जो इनकम थी डेली वेजेस वो 182 रुपीज से बढ़ा करके 202 रुपये डेली वेजेस कर दी गई है। यानी 2,000 रुपये का पर मंथली एक मनरेगा वर्कर को फायदा होगा। इसके अलावा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो गरीब विधवाएं हैं, दिव्यांग हैं, एक्स ग्रेशियाज हैं, उनको सबको 1,000 रुपये जो है डायरेक्टली उनके अकाउंट में पहुंचाए जाएंगे मोदी सरकार की ओर से हमारे प्रधानमंत्री स्कीम के अंदर। जनधन अकाउंट होल्डर्स जो हैं, जो औरतें हैं जनधन अकाउंट होल्डर्स, वैसी 20 करोड़ औरतों को
फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, क्योंकि उनके अकाउंट में डायरेक्टली 500 रुपये हर महीने अगले 3 महीनों तक पहुंचाए जाएंगे। प्रधान द्वारा अगले 3 महीनों तक दिया जा रहा है। सॉरी, नेटवर्क चला गया था, नेटवर्क का कुछ इशू हो गया था। तो मैं कह रही थी कि उज्ज्वला स्कीम जो है, सरकार की जो स्कीम है उज्ज्वला, जिसमें सिलेंडर दिए गए थे गरीब माओं को, बहनों को, उसमें 8.5 करोड़ जो बीपीएल फैमिलीज हैं ये बेनिफिट करेगी। बिकॉज इस स्कीम के तहत जो है फ्री सिलेंडर्स अगले 3 महीनों तक प्रधानमंत्री जी की इस योजना के तहत लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इससे 7 करोड़ फैमिलीज जो है वो बेनिफिट करेगा, क्योंकि इसमें जो पहले कोलैटरल फ्री लोन जो मिल रहा था वो अब 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिलता है उसमें 12% जो है वो सरकार उठाएगी, जिससे कि 90% जो है या जो 15,000 और लेस ड्रॉ करते हैं वो भी इससे बेनिफिट उठा पाएंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है उनके वेलफेयर के लिए 31,000 करोड़ 31,000 करोड़ विच बेनिफिट फ्रॉम 3.5 करोड़ वर्कर्स। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी ये जो फंड अलॉट किया गया है 31,000 करोड़ का, इससे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है ये फायदा करेंगे। मगर इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है, उनको डायरेक्शन दिया गया है कि आपको ये जो फंड दिया जाएगा इसको यूटिलाइज करिए जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है इसके लिए। इन सारी चीजों के साथ साथ जो टैक्स डेडलाइंस हैं उनको भी एक्सटेंड किया गया है। मिनिमम बैलेंस जो नॉर्म्स थे हमारे सेविंग अकाउंट में उनको ईज किया गया है। इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्सी के अंदर जो मैटर्स फाइल होते थे, जो कि पहले 1 लाख से ऊपर होने से मैटर फाइल हो जाते थे, उनको जो है चेंज करके अब 1 करोड़ रुपए किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सारी बातें जो हैं आपसे इसीलिए शेयर की है बिकॉज आज जो हमारे समाज के जो अशिक्षित लोग हैं उन तक ये सारी बातें पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम कहते तो हैं कि इस वक्त हम घर में बंद हैं, किससे क्या कर लेंगे। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप बहुत लोगों तक अपनी बात जो है पहुंचा सकते हैं। इस चेन को बढ़ाइए, इस चेन को शेयर करिए। और गूगल में भी आप खोजने जाएंगे तो इकोनॉमिक रिलीफ या फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट आपको सब कुछ मिलेगा। सो प्लीज अवेयरनेस फैलाइए, लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि हमारी सरकार दिन रात हमारे साथ खड़ी है और हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है। बस हमें हाथ बढ़ाने का भर की देरी है। और ये हाथ हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम ये समझें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्यों उस दिन हमारे सामने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की थी कि हम अपने घरों में रहें। बिकॉज हम इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे अगर ये बिगड़ गई तो। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे कहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाथ जो जोड़े थे उनके हाथों को मजबूत करिए, अपने हाथ जो है उनके हाथों का सम्मान करिए, उनके हाथ जोड़ने का सम्मान कीजिए। और प्लीज स्टे सेफ, अपने अपने घरों में रहिए और पूरी कोशिश करिए कि सरकार की ये योजनाएं जो हैं, जो गरीबों के लिए निकली हैं, लोगों की मदद करने के लिए निकली हैं, इन बातों को आप लोगों तक पहुंचाएं, बल्कि अफवाहें ना फैलाएं और लोगों को ना डराएं, बल्कि उनका हौसला और हिम्मत बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।